नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ल। मित्रों, लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे दौर में छात्र परेशान है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। तो इन सारी चिंताओं का केवल एक हल है कि आप पढ़ाई करें। मित्रों, ये बहुत ही अच्छा समय है पाठक वर्ग के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए कि वो एकांतवास में अपने शिक्षा के कार्यक्रम को आगे जारी कर सकते हैं, रख सकते हैं और तन्मयता से पढ़ाई को कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम इसी कड़ी में यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए एक छोटी सी क्लास दे रहे हैं 5 से 7 मिनट की, जिसमें से हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे महाकाव्यों की चर्चा करनी है जिसके खंड आप भूल जाते हैं। किसमें कितने खंड हैं, किसमें कितने भाग हैं, ये अक्सर प्रश्न कभी यूजीसी नेट में मिलान के लिए आ जाता है, जहां पर आप सुमेलित करते हैं, कूट के मिलान के लिए आ जाता है टीजीटी पीजीटी में भी, और कभी कभी ये प्रश्न अलग से दे दिया जाता है। तो दोनों स्थितियों में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकें। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम आदिकाल से शुरुआत करें तो एक रचना देखने को मिलती है आदिकाल में, महापुराण। महापुराण जिसके रचयिता हैं पुष्पदंत जी, और इसमें खंडों की संख्या कितनी है? 2 खंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो हम चर्चा कर रहे हैं जिस ग्रंथ की, वह ग्रंथ है महापुराण, और इसमें कुल कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। ठीक है। दूसरा है संदेश रासक। बहुत ही अच्छा काव्य है, और इस काव्य की खासियत यह है कि इसमें विरह काव्य के रूप में इसको देख सकते हैं। पहली बार 12मासा का भी प्रयोग इसमें देखा गया। तो मित्रों, 12मासा क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे। 12मासा का मतलब होता है 12 महीनों का वर्णन। 12 महीनों का वर्णन कब? देखिए, जो व्यक्ति किसी के इंतजार में रहता है वो एक एक दिन गिनता है। जैसे लॉकडाउन में आप गिनते हैं कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। वैसे जिन नायिकाओं के नायक विदेश चले गए हैं, कहीं चले गए उनको छोड़कर, तो उनको एक दिन 1 साल के बराबर लगता है। तो इसलिए वो 12 महीनों का वर्णन कवि उनके रूप में करता है कि बरसात में इनकी क्या हालत थी, गर्मी अगर आई तो इनको कैसा लगा, सूरज चांद शीतलता इनको दे रहा है कि गर्मी दे रहा है, ठंडी में इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो नायिकाओं के ऊपर 12 महीनों का जो प्रभाव पड़ता है, विरहणियों के ऊपर उसका प्रभाव जो पड़ता है, उसको हम कृतिबद्ध करके 12मासा एक लहजा है, एक शैली है जो कि काव्य में काफी प्रसिद्ध है। तो 12मासा अब्दुल रहमान पहला कोई एक महाकाव्य है जिसको किसी मुसलमान ने लिखा था। यह भी हिंदी साहित्य के लिए पूछा जाता है कि सबसे पहला वह कौन सा कवि है जिसने कोई महाकाव्य लिखा और वो इस्लाम का या मुस्लिम धर्म का है। तो ये अब्दुल रहमान जी हैं, संदेश रासक, और इसमें 3 प्रक्रम हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये खंड कहीं लिखा है, कहीं प्रक्रम लिखा है, कहीं प्रकाश लिखा रहेगा, कहीं उच्छ्वास लिखा रहेगा। तो जिस भाषा में ये काव्य लिखे जाते हैं उस भाषा में लेशन को, पाठ को, भाग को, खंड को जिस नाम से जाना जाता है उसी के रूप में इसको याद करना होता है। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की जो रचना है ये प्रक्रम में लिखी गई है। प्रधन क्रम, प्र उपसर्ग के बाद क्रम लगा हुआ है। तो इसमें कितने प्रक्रम हैं? तो इसमें 3 प्रक्रम हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से किया है? महापुराण, पुष्पदंत आदिकाल की रचना। संदेश रासक भी रासो काव्य के चरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है और उसमें 3 प्रक्रम हैं। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल। अब देखिए, आप इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए बी और बी ले लीजिए बीसल देव से, और नरपति नाल से न ले लीजिए, तो बीन हो गया। तो बीन कब बजाना है? 4 खंड में। बीन कब बजाना है? 4 खंड में बजाना है। 4 खंड में बीन जब बजाएंगे तो सांप को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये बीसल देव रासो जो रचना है ये नरपति नाल की रचना है और ये 4 खंडों में है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। बीन कितने खंडों में बजानी है? 4 खंडों में बजानी है। बीसल देव रासो नरपति लाल 4 खंड। ये भी रचना आदिकाल की है।
जसहर चर्यु। देखिए ये चर्यु या चरित, ये चर्यु मतलब किसी के चरित्र की प्रधानता बताने वाले ग्रंथ हैं। ये आदिकाल के ग्रंथ हैं और ये जैन के जो धर्म मानने वाले लोग हैं उन पर ये निर्भर काव्य है। तो जसहर चर्यु है, पुष्पदंत की रचना है और इसमें भी क्या है, 4 संधियां हैं। कितनी संधियां हैं? संधि। देखिए यहाँ पर किसकी बातचीत की गई है? संधि की बात की गई है। तो जस हर चर्यु, देखिए अगर किसी को ईश्वर हर ले रहे हैं, जस हर, हर ले रहे हैं, हरना आप जानते होंगे ना। चर्यु किसी के चरित्र के लिए, सीता का हरण हुआ था, तो 4 संधि। कितनी संधि? 4 संधि। ऐसा याद करिए कि जब उनको सीता जी को हर लिया गया तो राम ने 4 संधियां की। एक सुग्रीव से की, एक बजरंगबली से की, एक नल नील से की और एक संधि उन्होंने विभीषण से की। 4 संधियां, जस हर चर्यु पुष्पदन 4 संधि। तो इस रूप में इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इस रूप में इसको जोड़ सकते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध, ये अगला है। तो कुमारपाल प्रतिबोध ये भी सोमप्रभ सूरि की रचना है और यह रचना भी आदिकाल से अपना संबंध रखती है। तो इसमें 5 प्रस्ताव हैं। क्या हैं? 5 प्रस्ताव। अब ये कैसे रहेगा कि यहाँ प्रस्ताव करना है? कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल, कुमार है मतलब इनका विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह के लिए लोग क्या लेके आते हैं? प्रस्ताव लेके आते हैं। और जिसके यहाँ जितने विवाह के प्रस्ताव आते हैं वो उतना खुशनसीब समझता है अपने आप को, अरे हमारे यहाँ तो इतने लोग विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। तो ये कुमारपाल का जो प्रतिबोध रचना है, इसके लिए कितने प्रस्ताव आए थे? 5 प्रस्ताव आए थे। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि इसमें प्रस्ताव होते हैं। ठीक है। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु में राम कथा का वर्णन किया गया है, इसीलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? क्योंकि राम भगवान के जीवन पर राम कथा को लिखने वाले वाल्मीकि जी संस्कृत में लिखते हैं और इन्होंने अपभ्रंश भाषा में राम कथा लिखा, इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब देखिए जैसे रामचरितमानस है उसमें भी कांड हैं और रामायण है उसमें भी कांड हैं, तो इसीलिए राम कथा की बात है, इसीलिए पौमचर्यु में भी कांडों की चर्चा की गई है और यहाँ पर 5 कांड हैं पौमचर्यु में राम कथा का वर्णन। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा। अब ध्यान से रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और यह रचना भी आदिकाल से अपना संबंध रखती है। तो आदिकाल के इस रचना में जो दामोदर शर्मा की है, इसमें क्या है? 5 प्रकरणों में इसको विभक्त किया गया है। किसमें किया गया है? 5 प्रकरण में इसको विभक्त किया गया है। ठीक है। भाषा भूषण जसवंत सिंह। देखिए विपक्ष के नेता के तौर पर जसवंत सिंह बहुत दिन विपक्ष के नेता रहे हैं और जो नेता होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी भाषा ही उनका आभूषण होती है। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह, और जिसकी भाषा में भूषण होता है, प्रकाशित कर देता है वो चारों दिशाओं को, मतलब उसका नाम जो होता है प्रकाशित कर देता है चारों दिशाओं को। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि भाषा भूषण जो रचना है ये जसवंत सिंह के द्वारा रचित है और यह 5 प्रकाशों में विभक्त है। कितने प्रकाशों में है? 5 प्रकाशों में। ठीक है। रामचरितमानस बहुत ही आसान है, तुलसीदास की रचना है और 7 कांडों में विभक्त है। तो मित्रों कई बार ये 7 कांडों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, 7 कांडों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा कि किष्किंधा कांड जो है इसके आगे और इसके पीछे कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड के आगे और पीछे कौन सा कांड है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। अब हम सीधे चले आते हैं रामचरितमानस पर। रामचरितमानस को तो आप सब जानते हैं, यह रचना भक्ति काल की है और
1574 ईस्वी में लिखी गई थी। 1574 ईस्वी में लिखी गई थी और इसी समय अकबर का शासन था। अकबर के शासन में रहते हुए उन्होंने इस रचना को लिखा था। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो रचना है यह दिनकर की रचना है और ये 7 भागों में विभक्त है। अब ये हिंदी से संबद्ध रचना है, इसलिए इसको भाग के रूप में हम जानते हैं। ये खड़ी बोली में है कुरुक्षेत्र रचना। और कुरुक्षेत्र बहुत ही अच्छी रचना है। इसमें महाभारत की कथा को आधार बनाते हुए महाभारत के युद्ध को दर्शाया गया है। तो कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है और ये 7 भागों में विभक्त है। ठीक है, इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुमार पाल चरित क्या है? कुमार पाल चरित। यहाँ पर भी कुमार पाल है, वहाँ पर कुमार पाल प्रतिबोध था। ठीक है, यहाँ पर कुमार पाल चरित है और यह क्या है? हेमचंद्र की रचना है और यह क्या है? 8 सर्गों में विभक्त है और ये रचना भी आदिकाल से अपना संबंध रखती है। अगली रचना के रूप में वर्ण रत्नाकर को लेंगे। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और यह रचना भी अपना समय आदिकाल के अंतर्गत रखती है और इसमें 8 कल्लोल हैं। क्या हैं? 8 कल्लोलों में इसको विभक्त किया गया है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है, वर्ण आप जानते ही होंगे, छोटी इकाई है ध्वनि भाषा की। तो अगर किसी को आप बुरा वर्ण कह दीजिए तो उसको क्या होता है? बहुत बुरा लगता है। अवधी भाषा में उसको कहते हैं कस कल्लाइला का। तो ये वर्ण से क्या होगा? कल्लाएगा। कितनी बार? 8 बार। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर 8 कल्लोलों में इसको विभक्त किया गया है। अणय कुमार चर्यु बहुत ही अच्छी रचना है। अणय कुमार चर्यु किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है अणय कुमार चर्यु और यह 9 संधियों में विभक्त है। कितने संधियों में विभक्त है? 9 संधियों में विभक्त है। ठीक है, अणय कुमार चर्यु है, पुष्पदंत के द्वारा रचित है और यह 9 संधियों में विभक्त है। ठीक, साकेत, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि मैथिली शरणगुप्त, जिनको राष्ट्रकवि से भी विभूषित किया जाता है, आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने साकेत लिखा और साकेत का आधार क्या था? रामकथा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा कि साहित्य में उपेक्षित नायिकाएं, जिसको हिंदी में, उन्होंने तो बंगला में लिखा था, हिंदी में उसका भावानुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यक्त किया कि साहित्य में बहुत सारी ऐसी नायिकाएं हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया, वो उपेक्षित हैं, उन पर भी कुछ लिखा जाना चाहिए। तो उस निबंध से प्रभावित होकर साकेत लिखा उन्होंने और उर्मिला को कथा की नायिका घोषित किया और राम को बहुत ही सामान्य मनुष्य के तौर पर प्रस्तुत किया। इसमें 12 सर्ग और भाग हैं। याद रखिएगा, इसमें 12 सर्ग या भाग हैं। कामायनी, यह आधुनिक काल की रचना है और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई छायावाद की रचना है। इसको उपनिषद भी कहा जाता है छायावाद का। मनुष्य किस प्रकार से धरती पर जन्म लिया और किस तरह से धरती का विनाश होता है, इस पर ही एक केंद्रित रचना है। कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है। कई बार इनके सर्गों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला सर्ग और आखिरी सर्ग कौन सा है। तो पहला सर्ग है चिंता सर्ग। आप सब कमेंट में आके मुझे बताएंगे कि कामायनी का 15वां सर्ग कौन सा है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। केशवदास को भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि का कवि कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल इनको भक्तिकाल का कवि मानते हैं, बल्कि और आलोचक इनको रीतिकाल का कवि मानते हैं। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था,
ऐसा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक रामचंद्रिका लिखा था। रामचंद्रिका इन्होंने क्यों लिखा? उस दौर में तुलसीदास के समकालीन थे ये। तुलसीदास की प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में व्याप्त थी और उससे ये बहुत दुखी थे। एक बार ये तुलसीदास से मिलने गए, तुलसीदास से मिलने के बाद ये संतुष्ट थे और इन्होंने प्रतिशोध भस एक राम कथा लिखी, जिस राम कथा को लिखने में तुलसीदास को 2 वर्ष से अधिक का समय लगा था। उसी राम कथा को इन्होंने महज एक रात्रि में लिख दिया। अब सोचिए कि जब कोई कथा लिखी गई 2 वर्ष में और उसको आपने एक रात्रि में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके साथ न्याय नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप प्रदर्शित नहीं करेंगे और यही कारण है कि उसमें काव्य की जो संवेदनशीलता थी वह खो गई, संवेदना काव्य की खो गई। कलप्रिया केशवदास की रचना है और यह 16 प्रभावों में विभक्त है। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है और यह 17 सर्ग में है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, प्रिय जो होती है 17 वर्ष की जो प्रिय होती है बहुत ही आकर्षक होती है। साहित्य में भी खोडसी नायिका या 18 वर्ष की नायिकाओं का बहुत वर्णन मिलता है। तो 17 वर्ष की नायिका जो है, जिसको अभी 1 साल हैं कि भैया उसका बर्थ सर्टिफिकेट में वयस्क लिख उठेगा कि अब ये 18 वर्ष की हो गई, 1 साल कम है। तो प्रिय प्रवास कितने हो गए? 17 सर्ग। वैदेही वनवास यह भी हरिऔध की रचना है और इसमें कितने हैं? 18 सर्ग हैं। वैदेही का नाम जानते ही होंगे, सीता के ऊपर लिखा गया है और इसमें 18 सर्ग हैं। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है और ये इसको 21 प्रभावों में विभक्त किया गया है। वीर सिंह देवचरित केशवदास की रचना है, इसमें 33 प्रकाश हैं। रामचंद्रिका केशवदास, जिसकी चर्चा मैंने भी किया था, यह 39 प्रकाशों में विभक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। पद्मावत जायसी की है, 57 खंडों में विभक्त है। भैया इसको तो याद ही करना पड़ेगा आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 57 खंड और ये ठेठ अवधि में लिखा गया है। अभी भी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जायस। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है और इसमें 69 समय या सर्ग हैं। कितने हैं? पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई के द्वारा जो रचित है, इसमें 69 समय या सर्ग हैं। मित्रों, तो ये तो थे 24 प्रमुख ग्रंथ जिनके विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। कुछ फ्री नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दिए जा रहे हैं, कुछ वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से मैं आपको नहीं जोड़ूंगा, आपको खुद जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? आप 96 28 95 92 37 जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप करेंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे यूजीसी नेट हिंदी या टीजीटी पीएचडी हिंदी लिखकर, मैं आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजूंगा, उसमें बहुत सारे लिंक होंगे और उस लिंक को क्लिक करके अपने आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, उसमें बहुत सारे वीडियोस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी पेड कक्षाएं जो यूजीसी नेट को लेकर होती हैं, लॉकडाउन के बाद आपको मिलेंगी। जो लोग पेड कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पूरा नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।